नमस्कार दोस्तों। अच्छा, अपने कल पहले वाली जो क्लासेस थी, इससे पहले वाली क्लास में मैंने पूरा क्या सिलेबस डिस्कस किया था कि अपन किस तरह से क्या क्या पढ़ेंगे। तो सिलेबस में मैंने बताया भी था कि अपन पॉइंट पॉइंट चलेंगे, यानी पहले ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट से मतलब है मेरा चैप्टर। तो उन्हीं पॉइंट या चैप्टर में से मैंने पहला चैप्टर उठाया है संवैधानिक विकास, जो कि पहला चैप्टर था। अच्छा, संवैधानिक विकास क्या होता है? 5 पॉइंट में जाकर कंप्लीट होता है। कैसे? पहला 1919, दूसरा 1935, तीसरा है संविधान के स्रोत, अनुसूचियाँ और संविधान सभा, ऐसे करके 5 मिनट में कंप्लीट होता है। इसमें मैंने पहले उठाया 1919 का भारत शासन अधिनियम संवैधानिक विकास में। अच्छा, मैंने इनको भी जस्ट लिखा है, एक बार इनको बोल देता हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट लिख लेना। एक बार इनको आप लिखो, मैं इनको पूरे पॉइंट को समझाऊंगा कि आखिरकार आधुनिक संस्कृति की शुरुआत क्यों कहा गया है। इसके लिए देखो, पहला पॉइंट है आधुनिक संसद की शुरुआत 1919 का भारत शासन अधिनियम, पॉइंट डालना है, फिर उसके अंदर सब चीज़ों लिखना। ओके, पहला आधुनिक संसद की शुरुआत, दूसरा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, तीसरा महिलाओं को मताधिकार। हाँ, अगला केंद्र के बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। अगला स्थानीय स्वशासन को मान्यता। उसके बाद में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान। इसके आगे है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। इसके बाद में ये तो इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गए। इसके बाद में 2 लोगों के मत बड़े चलते हैं इस अधिनियम को लेकर। कौन कौन? एक तो है तिलक साहब और एक सुभाष चंद्र बोस। तिलक ने कहा कि 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है वो एक तरह से बिना सूरज का सवेरा है, यानी कि सवेरा तो हुआ लेकिन उसमें सूरज ही नहीं। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नवीन गठबंधन का निर्माण किया गया है। अच्छा, इन लाइन में क्या क्या अर्थ है, क्या क्या कहना चाहिए, इन सब अपने में एक पॉइंट समझते हैं। पहला है आधुनिक संसद की शुरुआत। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, आज की जो संसद है वो किन रूप में है? कहने का मतलब किसे अपन संसद कहते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, बिल्कुल उसी संसद कहते हैं। तो इसे आधुनिक संसद की जरूरत इसलिए कहा गया क्योंकि यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा इनका निर्माण हुआ था। किसका? राज्यसभा और लोकसभा। अच्छा भाई, ये मेन बॉडीज है, फिर इन दोनों का निर्माण इसमें हो जाएगा। तो फिर कह सकते हैं कि आधुनिक संसद की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1919 के भारत शासन अधिनियम से। इसलिए ये पहला तो इसलिए है कि 1919 के शासन अधिनियम में ही संसद की शुरुआत हुई थी। दूसरा, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि डायरेक्ट अपन वोट देने का अधिकार जो अपन को मिला वो पहली बार कब मिला? 1919 के भारत शासन अधिनियम, यानी कि डायरेक्ट वोट डाल सकते हैं। एक होता है अप्रत्यक्ष, एक होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष होता है जिसे अपन विधायक लोग चुनते हैं, ये कैसा मत है? प्रत्यक्ष। राष्ट्रपति प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष वोट डालने का अधिकार अपने सबसे पहले कब मिला? 1919। इसके बाद में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सबसे पहले कब मिला? 1919 में। इसके जस्ट बाद में केंद्र के बजट को प्रांतों के बजट से, इसको समझाओ सर क्या है? देखो, बजट जो होता है नॉर्मली सरकार के द्वारा हर साल में रिलीज किया जाता है। एक तो होता है कि अपन बजट को साथ में रिलीज करें, केंद्र और राज्य के। अभी आज भी ये होता है, जैसे रेलवे किसके अंडर में आती है? केंद्र के अंडर में। पुलिस राज्य के अंडर में। तो पुलिस के लिए अलग से बजट पास होता है और रेलवे के लिए अलग से। कैसा हो गया? अलग अलग बजट। उसी रूप में पहली बार केंद्र के बजट को प्रांतों के बजट को पहली बार अलग कब किया गया? 1919 में। इसके बाद में स्थानीय स्वशासन मंत्र, इसको सुन लो। इसका मतलब है कि पहली बार हमारी ये मांग रही कि बाहरी अधिकार कम हो और हमें हमारा शासन चलाने की मान्यता मिले। बाहरी जो नियंत्रण किनका था? अंग्रेजों का। तो वो तो हो कम और हमें हमारा अधिकार, हमें हमारा जो शासन को चलाने के लिए अधिकार तो या फिर हमें एक तरह से चलाने की मान्यता दो। पहली बार स्थानीय शासन की मान्यता कब? 1919 में। उसके बाद में प्रांतों के द्वैध शासन, प्रांत में द्वैध शासन का प्रावधान, वही सेम बात, प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान, यानी कि दोहरा शासन प्रांतों में। फिर प्रांतों में दोहरा शासन से क्या मतलब? प्रांतों में दोहरे शासन लगा दिए गए। प्रांतों में 2 रूपों में शासन होगा। अगला है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। अच्छा, ये क्या है सर? इसका मतलब है कि अलग अलग धर्म समुदायों के लिए पहली बार एक अलग से वोट देने का अधिकार जारी हो। जैसे कि मुसलमानों के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली बनाएगी, पहली बार अलग से आप मुस्लिमों के लिए वोट देने का अधिकार किस में मिला? 1919 में। ये दोनों पॉइंट हम बता दिए। तिलक ने कहा कि बिना सूरज का सवेरा है, यानी कि इसको एक तरह से बेकार माना कि जिसमें सूरज तो दिख रहा है लेकिन सॉरी सवेरा तो हो रहा है लेकिन सूरज नहीं है, यानी कि एक तरह से अनुचित बातें खाओ। इन्होंने ये कहा कि नया गठबंधन हुआ है जिसमें सरकार तो अंग्रेज चलाएगा, एक तरह से नाम मात्र का
वो मान लो कि लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि हाँ तुम्हें हम अधिकार देंगे, बाकी ऐसा कुछ होगा नहीं। नवीन गठबंधन हो उसमें अधिकार शक्ति वगैरह सब अंग्रेजों के हाथों में होगी। तो ये अपना पहला पॉइंट हो जाता है। कौन सा? 1919 का भारत संस्कृति। ठीक है, इसको उतार लेना, मैंने वैसे बोल दिया है। और अपन दूसरा लिखते हैं। दूसरा कौन सा है? 1935 का भारत शासन अधिनियम। ओके, पॉइंट डालो अपना। अगला पॉइंट क्या बोला मैं? 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, जैसे उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, हम पहले पॉइंट लिखेंगे, फिर जो मत विचार लिखेंगे, तो लास्ट में लिखेंगे। ओके, तो पहला पॉइंट लिखो इसके अंदर। अच्छा, जब भी 1935 के बाद संविधान की बात आती है, 2-3 चीज़ चलती है। सबसे पहले अनुच्छेद। जब हम 1935 के बाद से अधिनियम की बात करते हैं तो कहा जाता है कि इससे पहले 321, यानी कि उस समय 321 तो क्या थे? अनुच्छेद। उस समय की बता रहा हूँ मैं, जब ये थे। और अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान से तुलना करके बताई जाती है चीज़। ओके, उस समय 321 अनुच्छेद थे, वर्तमान में 391 प्लस क्या थे? अनुच्छेद। ये तो हो गए अनुच्छेद। भाई उस टाइम में कितने अनुच्छेद थे, वर्तमान में कितने अनुच्छेद थे, उस रूपों में बात की जाती है। उस टाइम 10 अनुसूचियाँ थी। 10 क्या थी? अनुसूचियाँ। आज कितनी सर? आज 12। आज कितनी है? 12 अनुसूचियाँ। ओके, 2 पॉइंट कर लिए पहले। पहला अनुच्छेद कितने थे उस टाइम? 321। अभी कितने? 395 प्लस। उस समय अनुसूचियाँ कितनी थी? 10। आज कितनी है? 12। उस टाइम भाग कितने थे? 14। उस टाइम कितने भाग थे? 14। वर्तमान में कितने सर? वर्तमान में 22 भाग। ओके, तो सबसे पहले ये पॉइंट लिखो, इम्पोर्टेंट। अनुच्छेद उस टाइम 321 थे, वर्तमान में 395 है। उस टाइम अनुसूचियाँ 10 थी, वर्तमान में 12। उस टाइम भाग 14 थे और वर्तमान में 22। ठीक है, इसके बाद में अगला पॉइंट आता है। सबसे पहले 1935 के दिन में पढ़ते हैं तो सबसे पहले बात आती है संघीय न्यायालय का प्रावधान। पहला पॉइंट डाल के इसमें लिखो कि संघीय न्यायालय का प्रावधान पहली बार कब किया गया? जिन पॉइंटों को समझिए क्या है संघीय न्यायालय, क्या कहना चाह रहा है ये लाइन। पहला संघीय न्यायालय का प्रावधान पहली बार 1921 के भारत शासन अधिनियम में कहा गया। ओके, अगला पॉइंट देखो, लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग या फिर संघ लोक सेवा आयोग। संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का गठन। संघ लोक सेवा आयोग का गठन। ओके, ये 2 पॉइंट टेबल उससे पहले। अच्छा, आयोग के अंदर लिख लिया होगा। क्या क्या लिखा अपने? पहला है संघीय न्यायालय का प्रावधान, दूसरा है लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग का गठन। अगला पॉइंट है, अच्छा मैं ये लिख रहा हूँ जी, और जी यानी गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति। किसकी शक्ति? वीटो की शक्ति। मैं सब बात करूँगा क्या शक्ति है क्या नहीं, बड़ा सब पॉइंट को लिखो, को समझेंगे कि क्या है संघीय न्यायालय का प्रावधान, क्या है गवर्नर जनरल की वीटो की शक्ति। अच्छा, अगला पॉइंट है आरबीआई का गठन। आरबीआई का प्रावधान कर, आरबीआई का प्रावधान, या फिर कह सकते हैं कि सबसे पहले आरबीआई गठन कब किया गया? 1935 के भारत शासन अधिनियम क्या किया गया? गठन किया गया। एक आता है वर्मा।
अच्छा, वर्मा का वर्तमान में इसी को क्या कहा जाता है? म्यांमार। क्या कहा जाता है? म्यांमार। वर्मा या म्यांमार का, अच्छा, वर्मा या म्यांमार अलग किया गया। पहले कहते हैं भारत में था, ओके। वर्मा म्यांमार से अलग, को अलग या से अलग, हाँ, भारत को से अलग से दिया, ओके, से अलग कर दिया गया, ठीक है। आगे का प्रावधान दिया गया वर्मा। अच्छा, उस टाइम में वर्मा कहा जाता था, आज के टाइम क्या कहा जाता है? म्यांमार, ओके। अगला है प्रांतों में द्वैत शासन। एक कहता है प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन, प्रांतों में द्वैत शासन को तो कर दिया गया समाप्त, केंद्र में क्या कर दिया गया? लागू। अच्छा, ये बात देख के आपको एक चीज़ याद नहीं होगी, प्रांतों में द्वैत शासन यहाँ तो समाप्त कर दिया, लागू किया कहाँ किया गया? 1919 के दिन। केंद्र में द्वैत शासन, द्वैत शासन क्या कर दिया गया? सब लागू कर दिया गया, सही, ओके। यहाँ तक एक बार इसको लिखो भी। ये तो वे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट सारे, जो कि एक पॉइंट है, विचार के बाद यहाँ नीचे लिख लेता हूँ, चलो थोड़ा लिख ही लेते हैं, फिर आराम से समझ लेंगे। विचार को पहले आते हैं जेनिक्स, एक विदेशी, उन्होंने क्या कहा था इसके बारे में? जेनिक्स क्या कहते हैं? जेनिक्स कहते हैं कि भारतीय संविधान, हाँ, तो जेनिक्स कहते हैं जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान, अच्छा, अगर आपको राइटिंग तोड़ से समझ तो कोशिश करना, मैं बोल रहा हूँ उसको सुनो, ओके। भारतीय संविधान 1935 के भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, भारत शासन अधिनियम पर आधारित है, अधिनियम पर आधारित है, ओके। ये बात जेनिक्स, एक विदेशी विचारक, उनका, अच्छा, ठीक है। इसके बाद कहते हैं अपने अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ने क्या कहा साहब? तो अम्बेडकर साहब ने कहा, अम्बेडकर, ठीक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा कि हमें तो भारतीय संविधान की आवश्यकता ही नीति बनाने की, क्यों साहब? बस 1935 का भारत संविधान अधिनियम था ना, तो इनका कहना था कि भारतीयों को, इनका कहना था भारतीयों को नए संविधान, भारतीयों को नए संविधान, नए संविधान निर्माण की आवश्यकता नहीं थी, नए संविधान निर्माण की आवश्यकता नहीं है, नहीं है। ये किसका कथन है? यह सब लिखा अम्बेडकर का। इसके बाद में आता है, कौन आते हैं साहब? पंडित नेहरू, ओके। पंडित नेहरू ने इसको कहा, मैं एक पॉइंट पे दोबारा बात करूँगा, पर इसको लिखने काम करने थे कि क्या पॉइंट है। पंडित नेहरू कह रहे हैं इसको दास्ता का चार्टर या बिना ब्रेक की गाड़ी, दास्ता का चार्टर, दास्ता का चार्टर, अच्छा, आपको थोड़ा दिखने लगा पे, सॉरी, कोशिश करना, बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। दास्ता का चार्टर या बिना ब्रेक की गाड़ी, ओके। ये किसने कहा? मैं बिल्कुल बात करूँ क्यों कह रहे हैं ऐसे, बिना दास्ता चार्टर बिना ब्रेक की गाड़ी, पर कौन लिखो? पंडित ने क्या कहा? दास्ता चार्टर बिना ब्रेक की गाड़ी। इसके बाद में कौन आते हैं? जिन्ना, लो साहब, जिन्ना साहब क्या कहते हैं?
जिन्ना साहब तो ये करते हैं, ये तो एक तरह से क्या है, सड़ा हुआ या फिर रद्दी, क्या कहा जिन्ना ने, ये तो क्या है, सड़ा हुआ या रद्दी के समान उन्होंने इसकी तुलना की, रद्दी के समान। ओके, सड़ा हुआ रद्दी के समान किन्होंने कहा, जिन्ना ने। ओके, लास्ट है पंडित मदन मोहन मालवीय। अच्छा भाई, मैंने तो शॉर्ट में लिखा, पूरा लिखा, पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय। उन्हें क्या कहा, उन्होंने कहा कि 1935 का जो भारत संविधान अधिनियम, ऊपर से तो क्या है लोकतांत्रिक, यानी दिखने को लोकतांत्रिक है, लेकिन अंदर से क्या है खोखला। ऊपर से लोकतांत्रिक, ऊपर से कैसा सा लोकतांत्रिक, ऊपर से कैसा है लोकतांत्रिक। अच्छा, दिख नहीं रहा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैं थोड़े शब्दों ज्ञात है, मैं वैसे भी धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ऊपर से कैसा है लोकतांत्रिक, दिखने में लोकतांत्रिक है कि हाँ कुछ अपने की बात की जाए, लेकिन अंदर से कैसा है, अंदर से खोखला, अंदर से खोखला, खोखला। ओके, अच्छा पेपर को समझ लेते हैं, क्या करेगा कहना क्या चाह रहा है। देखो, मैंने सबसे पहले पढ़ा 1919 का कुछ नियम, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बातें उसमें थी। उसके बाद में दो विचार वहाँ पर थे। इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंट बातें और फिर विचार। इम्पोर्टेंट बातों में पहली बात क्या है कि इस अधिनियम से पहले हमारे संविधान में, इस अधिनियम से मतलब है जब ये अधिनियम बना उस टाइम अपने संविधान में 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग थे। उस समय बात करें 1935 की। वर्तमान में 395 से पदस्थ अनुच्छेद है, 12 अनुसूचियाँ और 22 भाग है। ये तो एक डाटा का आपको याद करना। अब आते हैं पॉइंट ऑफ, सब पहला पॉइंट है संघीय न्यायालय का प्रावधान। संघीय न्यायालय से मतलब है ऐसा न्यायालय जो केंद्र के रूप में चला जाता है, यानी उस न्यायालय ने जो निर्णय सुना लिया वो सफिशिएंट है, वो फाइनल है, उसमें कोई चुनौती नहीं दे सकती। पहली बात यहीं पर संघीय न्यायालय का प्रावधान किया गया। ओके, संघीय न्यायालय का प्रावधान पहली बार यही हुआ, संघीय न्यायालय ने केंद्र के रूप में न्यायालय। दूसरा लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग सुधार अच्छी तरह इनका निर्माण भी या गठन भी इसमें हुआ। आगे होता है गवर्नर जनरल वीटो की शक्ति। अच्छा सर, ये समझाओ तो मेरे भाई, आज वर्तमान में संसद 3 समूह से मिलकर बनी है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर किसी कानून को लोकसभा और राज्यसभा पारित कर देती है लेकिन राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करता तो कानून नहीं बनता है। उसी तरह गणतंत्र को वीटो शक्ति दी गई, यानी कि इसको ऐसा पद दिया गया कि इसके बिना भी कोई कानून पारित नहीं होगा, यानी कि इसके पास भी कानून बनकर आए और ये हस्तक्षेप करने के बाद भी कानून, ये गवर्नर को अंग्रेज चाहते थे कि अगर कोई भी कानून नहीं है तो हमारे बिना नहीं बने, यानी कि ऊपर बिठा के अपने आदमी को और नीचे से भारतीय नागरिक को थोड़े बहुत अधिकार दे दी गई। तो गवर्नर वीटो शक्ति मतलब है कि अंतिम पावर उसके पास होती थी। अगला आरबीआई का प्रावधान, तो बिल्कुल 1935 में उसका गठन हुआ था। ठीक है, आगे मैं बताया ना, वर्मा या फिर वर्तमान में उसको म्यांमार कहा जाता है, तो भारत से पहली बार अलग कब हुआ 1935 में। प्रांत में द्वितीय शासन को समाप्त कर दिया गया, ये लागू हुआ 1919 में, और यहाँ कर इसको समाप्त कर दिया और केंद्र में द्वितीय शासन को पुनः लागू कर दिया गया। अच्छा, ये तो इम्पोर्टेंट बातें हो गई। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है इम्पोर्टेंट से कि आरबीआई का प्रावधान कब किया गया, तो 1935 के 12 शासन ऐसे बताना। अच्छा, अपन बात कर लेते हैं नीचे पॉइंट पे। जैनिक संगीत भारतीय न होकर एक विदेशी विचारक, उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को लेकर कि भारतीय जो 1935 के बाद से अधिनियम है वो एक तरह से पूरा कानून है, यानी कि जो वर्तमान में हमारा जो कानून व्यवस्था है, जो संविधान है, वो पूरा भारत शासन अधिनियम 1935 है, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, अपन मानते हैं कि उससे पहले कई सारी बातें हैं, एक तरह से अपन बोल सकते 80% चीज़ों को उठाए, लेकिन 100% नहीं कर सकते। लेकिन जेनिक्स कह रहे नहीं, पूरा वही से उठाया, तो ये इनका कहना है। आगे अम्बेडकर साहब कहते हैं कि हमें तो भारतीय संविधान बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्यों साहब? क्योंकि हमारे पास तो 1935 का भारत संविधान अधिनियम था, इनका कहना है। आगे पंडित नेहरू कहते हैं, पंडित नेहरू तो इसको लेकर ये कहते हैं कि जो दास्ता का चार्टर है, दास्ता का चार्टर से मतलब है कि जो अपन गुलामी साहित्य आ रही है उसका एक तरह से खाका है, एक तरह से क्या है, एक तरह से वो है
तरह से ब्लैंक पेपर कह सकते हैं, एक तरह से पेपर कह सकते हैं कि दास्ता का चार्टर है और बिना ब्रेक की गाड़ी है। यानी कि जो इतनी दिनों से चलती आ रही है गाड़ी दास्ता की, वो चलती रहेगी, इसमें कोई भी आज़ादी दिख नहीं रही, ये मैं कहना है। आगे है जिन्ना ने कहा कि वो सड़ा हुआ रद्दी के समान है। सड़ा हुआ रद्दी से मतलब साहब इसका कोई औचित्य नहीं, वो कहने मतलब है, इसमें कोई ऐसी कोई बातें नहीं जिससे हमारे अधिकार की बात की गई। पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा पर से तो कैसा है लोकतांत्रिक, लेकिन अंदर से वही खोखला। यानी कि कुल मिला के इतनी बातें हुई थी कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही, आप बना तो रहे हो नियम कानून, लेकिन हम इससे संतुष्ट नहीं। अच्छा, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। आज की क्लास में यही तक रखते हैं, फिर आगे अपना 3 पॉइंट बच रहे हैं। कौन कौन से? संविधान सभा, उसके बाद में अनुसूचियाँ, फिर लास्ट है संविधान के स्रोत, यानी कि संविधान के स्रोत से तात्पर्य है कि कहाँ से अपन ने कौन कौन सी चीज़ें ली हमारे संविधान में। तो फिर मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपने माता पिता बुजुर्गों की सेवा कीजिए।